नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के रिवीजन के लिए, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल निकट है और 1 महीने का ही समय है हमारे पास, तो हम त्वरित दोहरान श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसके अलग अलग भागों में हम अलग अलग भाग जो हैं पाठ्यक्रम के, उन पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं ये मुहिम छेड़ रही हूं कि निश्चित रूप से आपको इस श्रृंखला से परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और हाँ, आज का सत्र शुरू करने से पहले दोस्तों, कल का मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। बहुत लंबे समय से मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पड़ा था और बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, कई बार चक्कर लगाए और कल का मुझे फाइनली अपॉइंटमेंट मिला पासपोर्ट विभाग से। मैं जब वहां पहुंची, मेरा बेटा मेरे साथ था, और मैं जब वहां पहुंची तो वहां पर दरवाजे पर ही एक लड़की मुझे मिली, एक बालिका मुझे मिली और उसने मुझे पहचाना साहित्य समाधान के तौर पर, यानी रीता गौड़ के नाम की मतलब जो पहचान है वो साहित्य समाधान के रूप में वहां सामने आई। और उसने इतनी अच्छी तरह से, इतनी विनम्रता से मेरा जो काम कई महीनों से अटका हुआ था उसे पूरा कराया। उससे मैंने बाद में अपना उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम इंदिरा गुर्जर बताया। उस बच्ची को उसने जो सहयोग दिया, उसने जिस निष्ठा से, जिस तत्परता से और मेरा साथ दिया, मेरे काम को चुटकियों में करवा दिया, उसके लिए मैं उससे बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं देती हूँ। उसका पथ प्रशस्त हो, उसका जीवन उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हुआ, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागा कि संस्कार अब भी बाकी हैं, निष्ठाएं अभी शेष हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज का सत्र, जैसा कि हमने चर्चा की, गद्य की रचनाओं पर आधारित है। और आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, शुक्ल जी के लोभ और प्रीति निबंध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। प्रश्न वही चुने गए हैं जो पूरे के पूरे विषय को आपको अच्छी तरह से समझा सकें। पहला बिंदु है, लोभ सामान्योन्मुख होता है। दूसरा, जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। सी, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। और डी, प्रेम जगतोन्मुख होता है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है असंगत कथन, यानी 3 कथन तो लोभ और प्रीति निबंध की मूल संवेदना से संबंधित है और एक कथन असंगत है। तो दोस्तों, असंगत कथन है डी, प्रेम जगतोन्मुख होता है। आंसर हुआ डी। अब क्यों ये असंगत है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला वाक्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोभ और प्रीति निबंध के दृष्टि से। तो लोभ सामान्योन्मुख होता है, यानी सामान्योन्मुख यानी सामान्य किसी भी वस्तु को देखकर हमारे मन में जब उसके प्रति, उसको प्राप्ति की इच्छा होती है, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो वो लोभ कहलाता है। यानी लोभ किसी भी वस्तु के प्रति हो सकता है, सामान्योन्मुख सामान्य सी वस्तु के प्रति भी हो सकता है। और दूसरे बिंदु में कहा गया है, जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। यानी जो मेरा और तेरा के भेदभाव से ऊपर उठकर सोचते हैं, वे, उनकी जो भावनाएं हैं वो कल्याणकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में अपना स्वयं का लाभ महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सारे संसार का कल्याण महत्वपूर्ण होता है। तीसरा बिंदु है, लोभियों का दमन योगियों से किसी प्रकार कम नहीं होता। कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज का लोभ होता है और बहुत अधिक लोभ होता है, लेकिन वो उस पर नियंत्रण करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मिठाई को खाने का बहुत अधिक लोभ है, कि आप उसे सामने देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन किसी कारणवश आप रोकते हैं, तो उस वाले वो जो दमन है इंद्रियों का, स्वादेंद्रियों का जो दमन उस समय आप कर रहे हैं, उसके लिए शुक्ल जी कहते हैं कि लोभी जब अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का, स्वादेंद्रिय का हो, दृश्य इंद्रियों का हो, श्रवण इंद्रियों का हो, तो उनका दमन भी योगियों से कम नहीं होता। क्योंकि योगी अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं और लोभी भी अपनी किसी विशेष इंद्रिय का दमन करते हैं।
लेकिन चौथे पॉइंट में यह कहा गया है कि प्रेम जगतोन्मुख होता है। प्रेम जगतोन्मुख नहीं होता बल्कि प्रेम विशेषोन्मुख होता है, क्योंकि प्रेम को शुक्ल जी ने बहुत अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, जो कि बिल्कुल सही भी है कि प्रेम सारे संसार की ओर ध्यान नहीं केंद्रित करता अपना, बल्कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए जगतोन्मुख नहीं बल्कि विशेषोन्मुख होता है। तो आंसर हुआ इसका डी। अब इस लोभ और प्रीति निबंध के विषय में कुछ एक स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें आपको भूलना नहीं है। ये कथन जो है वो लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे संबंधित 4 विकल्प दिए जा सकते हैं कि उनमें से सही कथन कौन सा है इस पंक्ति के विषय में। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। सामान्योन्मुख यानी लोभ सामान्य वस्तुओं के प्रति होता है, उनकी प्राप्ति की इच्छा से संबंधित होता है, लेकिन प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी सुखदायक वस्तु के अभाव की कल्पना के फलस्वरूप उत्पन्न उसकी रक्षा की प्रबल भावना लोभ है। यह परिभाषा शुक्ल जी ने लोभ की दी है कि जब कोई भी वस्तु हमें आनंद प्रदान करती है, उसकी प्राप्ति की इच्छा हमें आनंद प्रदान करती है, और जब हम ये सोचते हैं कि ये वस्तु हमसे कहीं अलग ना हो जाए, हमारे जीवन में इसका अभाव ना हो जाए, उसकी कल्पना मात्र से हम उसकी रक्षा का प्रबंध करने लगते हैं, उसकी प्रबल भावना हमारे अंदर जागृत होती है, तो वही वास्तव में रक्षा की प्रबल भावना जो है वही वास्तव में लोभ के रूप में अभिव्यक्त होती है। अब लोभ को कैसे व्याख्यायित किया है, उसको पूरा निबंध का ये सारांश है, ये 2-3 पंक्तियां। लोभ का मतलब है, पहली बात, किसी वस्तु का अच्छा लगना। हमने कोई वस्तु देखी, वो हमें अच्छी लगी, तो हमारे लिए सबसे पहली बात क्या हुई, लोभ का पहला चरण क्या हुआ, किसी वस्तु का अच्छा लगना। उसके बाद उस वस्तु की प्राप्ति की कल्पना मात्र से आनंद की अनुभूति होना, और फिर उसको पाने की लालसा होना, कि इच्छा प्राप्त हुई कि इससे तो हमें बहुत आनंद मिल रहा है, ये तो वस्तु हमारे पास होनी ही चाहिए, तो प्राप्ति की, और फिर प्राप्ति की इच्छा हो जाए, तब ये इच्छा होना कि ये वस्तु किसी भी तरह से मुझसे दूर ना हो, तो यानी उसे नष्ट न होने देने की इच्छा। इन सब से 4 भावानुभूतियों से मिलकर के लोभ बनता है, ऐसा शुक्ल जी ने इस निबंध में स्पष्ट किया है। इन सभी बिंदुओं को, तीनों बिंदुओं को आपको कंठस्थ कर लेना है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, लोभ का पहला संवेदनात्मक अवयव क्या है? प्रीति, बी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, सी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, और डी संपर्क की इच्छा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, वस्तु का बहुत अधिक अच्छा लगना। अभी हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा किसी वस्तु का अच्छा लगना, ये सबसे पहला चरण है। उसके बाद आनंद की अनुभूति, फिर पाने की लालसा, फिर उसे नष्ट न होने देने की लालसा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वस्तु का बहुत अच्छा लगना पहला संवेदनात्मक अवयव है। संवेदनात्मक अवयव का अर्थ क्या है? जो हमारी भावनाओं से संबंधित है, हमारी संवेदनाओं से संबंधित है, वही संवेदनात्मक अवयव है। और हमारी भावना ये होती है, सबसे पहली लोभ के पहला चरण, कि हमें कोई वस्तु अचानक बहुत अच्छी लग जाती है। कोई पेन या पेंसिल हम देखते हैं, तो कोई पेन, हमें बहुत सारे पेन है दुकान पर, लेकिन कोई एक पेन हमारी आंखों में इतना भयंकर अटक जाता है कि हम चाहते हैं कि ये तो चाहे कोई भी कीमत हो, ये पेन तो हम लेकर के रहेंगे। तो ये वस्तु अच्छी लगी पहली बात, फिर उससे सोचकर कि ये जब हमारे पास होगी तो हम कितने खुश होंगे, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, और उसके बाद उसे प्राप्ति की लालसा, कि किसी भी स्थिति में हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए, ये तीसरा। और फिर उसके बाद अब ये पेन मुझसे किसी भी समय दूर ना हो, मैं उसकी रक्षा के लिए प्रबल प्रयत्न करूं, तो ये सारे अवयव मिलकर के क्या कहलाते हैं? लोभ कहलाते हैं। तो पहला संवेदनात्मक अवयव क्या हुआ लोभ का? किसी वस्तु का बहुत अधिक अच्छा लगना। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, स्मरणीय बिंदु, उससे पहले लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने लिखा है, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। संवेदनात्मक अवयव का ही प्रश्न था।
उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, ये तो संवेदनात्मक अवयव हो गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात लोभ और प्रीति निबंध के विषय में यह है, संवेदनात्मक अवयव के साथ जब इच्छात्मक अवयव का संयोग होने पर ही लोभ की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? दो प्रकार के अवयव माने हैं शुक्ल जी ने। एक संवेदनात्मक अवयव, जब कोई वस्तु के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं, हमें वो वस्तु अच्छी लगती है, वो संवेदनात्मक अवयव है। जब हम उसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ये इच्छात्मक अवयव है। तो जब ये दोनों अवयव मिल जाते हैं तो लोभ की अभिव्यक्ति होती है। जब तक इच्छात्मक अवयव नहीं होगा तब तक केवल संवेदनात्मक अवयव होगा, तो लोभ व्यक्ति के अंदर ही होगा, जग जाहिर नहीं होगा, सबके सामने अभिव्यक्त नहीं होगा कि किसी भी इस व्यक्ति का इस वस्तु के प्रति लोभ है। ये अभिव्यक्ति कब होगी? जब वो उसकी प्राप्ति की इच्छा करेगा अपने अंदर से और उसके लिए प्रयत्न करेगा तो सबको पता चलेगा कि इस वस्तु के प्रति इसका लोभ है, और वो फिर प्रयत्न करेगा कि ये वस्तु किसी भी स्थिति में नष्ट न होने पाए, उसकी रक्षा के लिए प्रबल प्रयत्न करेगा। तो इच्छात्मक अवयव का संयोग संवेदनात्मक अवयव के साथ हो गया तो लोभ की अभिव्यक्ति हो गई। यानी लोभ जब इच्छात्मक अवयव के साथ संवेदनात्मक अवयव मिलेगा तभी लोभ संसार के सामने अभिव्यक्त होगा। राजधर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। इस वाक्य से क्या कहना चाहते हैं शुक्ल जी? ये कहना चाहते हैं कि राजा का जो कर्तव्य था, यानी शासक का जो दायित्व था, जो प्रजा का पालन का दायित्व था, वो भी किस पर आधारित हो गया? टका यानी धन पर केंद्रित हो गया। प्रजा का कल्याण पीछे चला गया, धन महत्वपूर्ण हो गया। धन की प्राप्ति के उद्देश्य से शासन संचालित किया जा रहा है। गुरु का धर्म था शिक्षा देना, आचार्य का धर्म था शिक्षा देना, लेकिन वहां भी दृष्टि कहां केंद्रित हो गई? धन पर केंद्रित हो गई, ज्ञान पर केंद्रित न रही। वीर का धर्म क्या था? कर्तव्य निष्ठा, वीरता का प्रदर्शन करना, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देना, लेकिन वहां भी टका धर्म हो गया, यानी धन महत्वपूर्ण हो गया। तो लेखक कहते हैं कि राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया? अपने कर्तव्य से अधिक धन महत्वपूर्ण हो गया। ये इसका व्यंजित अर्थ है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 निबंध हैं दोस्तों पाठ्यक्रम में, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति और उत्साह, और तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे हुए हैं। तो दूसरे निबंध पर आधारित प्रश्न है ये, श्रद्धा और भक्ति। ए, प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। बी, प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार। सी, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। डी, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो दोस्तों असंगत कथन, यानी जो कौन सा कथन सही नहीं है श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में, वो छांटना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां कहा गया है कि प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। जब पूज्य बुद्धि यानी किसी व्यक्ति के प्रति आदर भाव और प्रेम मिलते हैं तब क्या होता है? श्रद्धा होती है, श्रद्धा भाव होता है, वो प्रेम नहीं होता। इसलिए ये कथन सही नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही है। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, घनत्व का मतलब है क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होता है, इसलिए उसमें घनत्व अधिक होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं दोस्तों, हम कभी नहीं चाहते कि इस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो इससे और भी 4 लोग प्रेम करें, इसलिए क्या होता है? प्रेम में घनत्व होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है, हम चाहते हैं कि हमारे अतिरिक्त समाज के और भी बहुत सारे लोग उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, इसलिए लेखक ने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। प्रेम स्वप्न है का मतलब क्या है? प्रेम स्वप्न है का मतलब है कि प्रेम में व्यक्ति एकांत में डूबना चाहता है, उसके सुख को अकेले अनुभव करना चाहता है, जैसे सपने का आनंद व्यक्ति नितांत अकेला करता है। लेकिन श्रद्धा में व्यक्ति पूरे परिवेश के प्रति जागरूक रहता है कि उसका जो श्रद्धेय है उसके प्रति अन्य लोगों की क्या भावना है, उनमें भी वो प्रयत्न करता है कि उन श्रद्धेय के प्रति जागरूकता या श्रद्धा का भाव अन्य लोगों में भी उत्पन्न हो, इसलिए श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यानी जब
प्रेम का भाव हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रति और उसमें श्रद्धा का भाव यानी पूज्य बुद्धि का संचार हो जाता है। इन दोनों के मिश्रण से भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। ये जितनी भी पंक्तियां हैं दोस्तों, ये तीनों पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं श्रद्धा और भक्ति निबंध की। इनको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि ये श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में सही कथन नहीं है। आगे चलेंगे। अब बात आती है कुछ स्मरणीय बिंदुओं की। श्रद्धा प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यानी महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति हो गई, यानी हमने किसी व्यक्ति के प्रति उसके महत्व को आनंद पूर्वक स्वीकार कर लिया, यहां प्रेम नहीं आएगा। और उसके साथ साथ हमारे मन में उसके प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, उसको पूज्य मानने का भाव उत्पन्न हो गया। तो इन दोनों के मिश्रण से श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। और भक्ति क्या होती है? जब पूज्य बुद्धि के साथ साथ हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो जाए कि जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में भक्ति का भाव है, हम निरंतर उसके निकट बने रहें, उसके व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में देखें, तो ये भाव कैसा कहलाएगा? भक्ति का भाव कहलाएगा। यानी श्रद्धा में जब निकट रहने और अपने जो भक्ति भाव के पात्र हैं उनको विभिन्न रूपों में देखने की लालसा उत्पन्न हो, तो उसे भक्ति माना है आचार्य शुक्ल ने। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में स्थूल रूप से यानी मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर श्रद्धा के कितने भेद बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में श्रद्धा के 3 भेद बताए हैं, तो आंसर हुआ हमारा बी। अब देखते हैं कि कौन से हैं भेद, इनको भी समझ लें क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। पहला भेद उन्होंने बताया है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, यानी किसी व्यक्ति में कोई प्रतिभा, किसी क्षेत्र में बहुत अद्भुत प्रतिभा है, अनुपम प्रतिभा का धनी है। मान लीजिए कि कोई सितार बहुत अच्छा बजाता है, कोई चित्र बहुत अच्छा बनाता है, या कोई कविता बहुत अच्छी करता है, या किसी में कविता सुनाने की प्रतिभा बहुत अच्छी है। तो इस प्रतिभा के आधार पर जब किसी के प्रति हमारे मन में उसके किसी बढ़े हुए गुण के आधार पर श्रद्धा का भाव जागृत होता है, तो उसे शुक्ल जी ने कहा है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा। दूसरा भेद माना है शील संबंधिनी श्रद्धा, यानी किसी व्यक्ति का चरित्र बहुत आदर्शवादी है, वो जीवन मूल्यों के प्रति बहुत निष्ठावान है, उसके उन गुणों को देखकर कि वो सत्यनिष्ठ है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो देशभक्त है, ऐसे जो शील संबंधी गुण होते हैं उनको देखकर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति जब श्रद्धा का भाव जागृत होता है तो उसे हम कहते हैं शील संबंधिनी श्रद्धा। और तीसरा भेद माना है शुक्ल जी ने साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा, कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक साधन संपन्नता है, कोई बहुत अधिक धन है किसी के पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, जमीन जायदाद बहुत है, तो उसके उस धन साधन संपन्नता को देखकर हमारे मन में यदि श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे कहा है शुक्ल जी ने साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। और इन तीनों श्रद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ माना है शुक्ल जी ने शील संबंधिनी श्रद्धा को, जो चरित्र के किसी बढ़े हुए आदर्शवादी गुण को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है 3 भेद या निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का भेद नहीं है? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का सर्वश्रेष्ठ भेद कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है शील संबंधिनी श्रद्धा का सबसे अच्छा श्रेष्ठ भेद बताया है शुक्ल जी ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम में अंतर के संबंध में असत्य कथन है। ए, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, प्रेम में 2। श्रद्धा समाज की भागीदारी चाहती है और प्रेम एकांत। सी, श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और प्रेम में कर्म। और डी, प्रेम अपने अनुभव पर निर्भर करता है और श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी जागती है। तो दोस्तों हमको असत्य कथन छांटना है और असत्य कथन है सी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, यानी यह गलत क्यों है? क्योंकि श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। तो और प्रेम में कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। प्रेम में शुक्ल जी ने लिखा है प्रेम में
पहले दृष्टि व्यक्ति पर केंद्रित होती है, फिर उसके कर्मों पर जाती है। लेकिन श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर केंद्रित होती है, उसके बाद श्रद्धा जागती है, उसके व्यक्तित्व पर जाती है। तो यह कथन बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। यही श्रद्धा और प्रेम के अंतर के विषय में असत्य कथन है। शेष तीनों कथन सही हैं। श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो श्रद्धा जिसके प्रति श्रद्धा का भाव है, यानी श्रद्धेय, एक श्रद्धालु जो श्रद्धा कर रहा है, और बीच में उन दोनों के हैं वो कारण जिसके कारण श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कर्म, शील या फिर प्रतिभा। इन तीनों में से कोई भी एक, तो 3 पक्ष हो गए। लेकिन प्रेम में प्रेमी और प्रेम करने वाला, प्रेम का पात्र और प्रेम करने वाला 2 ही पक्ष होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। श्रद्धा समाज की भागीदारी चाहती है और प्रेम एकांत, क्योंकि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके साथ हम एकांत समय बिताना चाहते हैं। सामाजिकों के साथ, समाज के साथ हम उसके साथ समय बिताना नहीं चाहते। और श्रद्धा में हम चाहते हैं कि समाज जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है, पूरा समाज उस श्रद्धा का भागीदार बने, यानी वो भी उस श्रद्धेय के प्रति अपना श्रद्धा का भाव रखे। तो समाज की भागीदारी कौन चाहती है? श्रद्धा। लेकिन प्रेम समाज की भागीदारी नहीं चाहता। प्रेम अपने अनुभव पर निर्भर करता है। हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति प्रेम के बंधन में बंधते हैं तो वो हमारा निजी अनुभव होता है। लेकिन जब हम श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति करते हैं तो हम कई बार दूसरे लोगों से उनके गुणों का वर्णन सुनकर भी श्रद्धा करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी जागती है, यानी जन्म लेती है। ये तीनों कथन श्रद्धा के विषय में सही है। असंगत कथन है सी, तो आंसर हुआ सी। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने सच्चा उत्साही किन्हें माना है, यानी उत्साह निबंध पर आधारित है यह प्रश्न। कर्म सौंदर्य के उपासकों को, फल के प्रति आसक्ति रखने वालों को, कष्ट सहने वालों को, या त्याग करने वालों को। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। शुक्ल जी ने सच्चा उत्साही कर्म सौंदर्य के उपासकों को माना है, तो आंसर हुआ ए। अब स्मरणीय बिंदु देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस प्रश्न के विषय में? शुक्ल जी के अनुसार कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है। यानी हम कर्म सौंदर्य का उपासक शुक्ल जी ने किसे माना है कि कोई बहुत ही कठिन काम है, हो सकता है कि उसमें हमारा कोई नुकसान हो जाए, हमें चोट पहुंच जाए, लेकिन फिर भी हम उस कर्म को करने के लिए तत्पर हैं, तो यह है उत्साह का भाव। यानी हम कर्म के प्रति, उस कर्म विशेष के प्रति उत्साहित हैं। किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कोई खतरनाक काम करने के लिए भी हम प्रेरित हैं, जबकि हम जानते हैं कि इसमें हमारी जान का खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी उस कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, तो वही उस कर्म के प्रति हमारा उत्साह है। तो यानी कर्म सौंदर्य के जो उपासक हैं वही वास्तव में सच्चे उत्साही हैं। किसकी दृष्टि में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उत्साह को कैसे परिभाषित किया है वो देखने की बात है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान से समझ लेना है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। यानी उत्साह का संबंध उन्होंने आनंद से जोड़ा है और दुख का संबंध उन्होंने भय से जोड़ा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दुख के भय को किस वर्ग का माना है? तो दुख के वर्ग का। उत्साह को किस वर्ग का माना है? आनंद वर्ग का। अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह उत्तर आपको यूं ध्यान में रखना है। अगला बिंदु है साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। यानी जब हम साहस और आनंद के साथ ये जानते हुए भी कि इस कार्य को करने में खतरा हो सकता है, इस कार्य को करने में हम कष्ट या संकट में पड़ सकते हैं, हम आनंद पूर्वक उसको करने के लिए तत्पर होते हैं, उसी उमंग का नाम उत्साह है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फल की भावना से उत्पन्न आनंद से प्रेरित होकर कर्म करने की तत्परता तब तक उत्साह नहीं मानी जाएगी जब तक, यानी शुक्ल जी ने कहा है कि जो कर्म है वो बहुत तरीके से किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उसको करने के लिए, लेकिन फल पर ध्यान केंद्रित करके यदि हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म को कब हम उत्साह नहीं मानेंगे।
यानी किस स्थिति में वो उत्साह माना जाएगा, इसका चयन हमें करना है। व्यक्ति का ध्यान जब तक फल पर केंद्रित हो तब तक उसे उत्साह नहीं माना जाएगा। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ व्यक्ति को अच्छा न लगे, यानी जिस कर्म को कर रहा है वो फल की प्राप्ति की इच्छा से, जब तक वो मार्ग उसको अच्छा नहीं लगता तब तक वो उत्साह की श्रेणी में नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति फल प्राप्त न कर ले तब तक उसे उत्साह नहीं माना जाएगा। जब तक कर्म में बुद्धि का बराबर योग ना हो तब तक उसे उत्साह नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर है बी। अब इसको कैसे समझना है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी परीक्षा निकट है और परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन भी है। आपके पिता आपसे कहते हैं कि यदि तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो मैं तुम्हें ये फलाना चीज या मोटरसाइकिल चलिए उपहार में दूंगा। तो आपका ध्यान किस पर केंद्रित हो गया? उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से मिलने वाले उपहार पर, यानी फल पर। बहुत ही साधारण सा उदाहरण दे रही हूं, ये अक्सर हमारे परिवारों में होता भी है। तो आप उस फल पर ध्यान केंद्रित जब तक रखेंगे तब तक आप सच्चे उत्साही नहीं कहलाएंगे। लेकिन जब उस फल को प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे आनंद लेते हुए, तब आप सच्चे उत्साही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि फल तक पहुंचने वाला मार्ग भी आपको अच्छा लगने लगा है। आप उस कर्म को करने में आनंद ले रहे हैं। आपकी दृष्टि केवल फल पर नहीं बल्कि उस कर्म के मार्ग पर भी आनंद पूर्वक टिकी हुई है। तब आप सच्चे उत्साही माने जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। स्मरणीय बिंदु, आचार्य शुक्ल के अनुसार जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगे तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल तो अच्छा किसी को भी लग सकता है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करना है, जो कर्म करना है, जब तक उसमें हम आनंद नहीं लेंगे तब तक फल का अच्छा लगना महत्वहीन है, क्योंकि फल उस स्थिति में प्राप्त होगा ही नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि संबंधित है, अनुस्वार नहीं आएगा। चीन जापान युद्ध से, फ्रांस रूस युद्ध से, भारत पाकिस्तान युद्ध से या प्रथम विश्व युद्ध से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। अब इसका प्रश्न का उत्तर हुआ आंसर डी। और इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य हैं, वो आपको याद रखने हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है। 1915 में प्रकाशित हुई कहानी। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त कहानी है। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? लहना सिंह जो कि नायक है, नायिका है सूबेदारनी, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, ये सब प्रमुख पात्र हैं। प्रेम कर्तव्य, मूल संवेदना किससे जुड़ी हुई है? उसने कहा था कहानी की प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के त्रिकोण को अद्भुत शैली में अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। प्रेम किसका है? लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति। जो कहानी प्रारंभ में जब शुरू होती है तब एक लड़का और एक लड़की, छोटे से बालक बालिका हैं, दुकान पर मिलते हैं और लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। वहीं से वो प्रेम शुरू होता है। और फिर 12 वर्ष बाद वो लड़का जबकि फौज में भर्ती हो गया है और उस बच्ची की शादी हो चुकी है, तब भी उसका वो प्रेम अनवरत रहता है और उसे पता चलता है कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है सूबेदारनी, फिर भी उसका एकनिष्ठ प्रेम उसके प्रति बना रहता है। तो प्रेम का त्रिकोण ये है। कर्तव्य क्या है? एक सैनिक के लिए कर्तव्य न केवल देश पर मर मिटना होता है बल्कि अपने साथ के साथियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना भी होता है। और प्रत्येक पात्र इसमें अपने अपने उस कर्तव्य के प्रति जागरूक है, तो कर्तव्य हो गया। और देश प्रेम तो यहां है ही। तो इन तीनों बिंदुओं को के त्रिकोण को अद्भुत शैली में प्रस्तुत करने वाली कहानी है उसने कहा था। आगे चलें। लहना सिंह ने लपटन साहब को कब पहचाना? ए, जब उनका चेहरा देखा। बी, जब उन्होंने लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाई। सी, जब माचिस उनके हाथ से गिरी। या डी, जब उन्होंने बातचीत की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जब लहना सिंह खंदक में तैनात है और लहना सिंह की ओर लपटन, जो नकली लपटन साहब हैं, वो सिगरेट बढ़ाते हैं, तब सिगड़ी के प्रकाश में लहना सिंह उनका चेहरा देखता है और वो पहचान जाता है कि ये वास्तविक लपटन साहब नहीं है बल्कि कौन है? कोई छद्म व्यक्ति है, शत्रु का, जो हमको पराजित करने के उद्देश्य से यहां पर आया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब इस विषय में एक स्मरणीय बिंदु, इस
पूरे विवरण को हम एक नजर डाल लेते हैं ताकि आपके ध्यान में ये निरंतर बना रहे। तो कहानी की पंक्तियां हैं, लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जहां सिगड़ी जल रही है क्योंकि ठंड बहुत है, सिगड़ी जल रही है, उसके पास मुंह फेर कर खड़े हो गए ताकि लहना सिंह उन्हें पहचान न सके, और जेब से सिगरेट लगाकर निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्हें ध्यान आया कि सिगरेट इस व्यक्ति को भी दे देनी चाहिए, तो उन्होंने 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। ये सुनते ही लहना सब कुछ समझ गया। आंख मारते करते यानी पलक झपकते ही लहना सब समझ गया। क्या समझ गया? क्योंकि वो एक सिख था और सिख सिगरेट नहीं पीते। जो असली लपटन साहब थे वो इस तथ्य को भली भांति जानते थे, लेकिन नकली लपटन साहब को यह पता नहीं था। तो लहना सिंह समझ गया कि ये वास्तविक लपटन साहब नहीं है, ये कोई छद्म वेशधारी व्यक्ति है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए? यानी सिगड़ी के प्रकाश में जब उन्होंने सिगरेट बढ़ाई, तब सिगरेट के प्रकाश में लहना सिंह ने लपटन साहब का चेहरा देखा और उन्हें पहचाना। आगे चलें। 10वां प्रश्न, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मन बादशाह का तर्पण। उसने कहा था, कहानी में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पाधा होता है पुरोहित, आचार्य, जो कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न कराता है। पंडित जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। ए लहना सिंह, बी वजीरा सिंह, सी हजारा सिंह या डी बोधा सिंह। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ये कथन वजीरा सिंह का है। आंसर हुआ बी। अब स्मरणीय बिंदुओं में हम देख लेते हैं वो पंक्तियां जहां ये स्पष्ट हो रहा है, ताकि आपको ये भूले नहीं, आपको बिल्कुल भ्रम ना रहे इस प्रश्न के विषय में, क्योंकि ये संभावित है कि परीक्षा में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। कहानी में लिखा है लेखक ने, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, क्योंकि बरसात भी है, ठंड भी है और खाई में पानी भर गया है। तो ऐसी स्थिति में आदेश दिया जाता है सूबेदार जी द्वारा कि वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, यानी हंसी मजाक करने वाला था। बाल्टी में गंदला पानी खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, बाहर। बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। यानी यह कथन किसका है? वजीरा सिंह का है, आपको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस, माधुरी, जागरण या मर्यादा? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी, क्योंकि प्रेमचंद की पूस की रात जो कहानी है वो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? प्रश्न पूछा जा सकता है। सन 1930 में प्रकाशित हुई। कौन सी पत्रिका में? माधुरी, ये हम पढ़ चुके। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। हल्कू किसान है, मुन्नी उसकी पत्नी है, सहना वो है जो कर्ज की रकम वसूलने आया है और जबरा उनके कुत्ते का नाम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूस की रात कहानी की मूल संवेदना के संबंध में सही कथन छांटिए। पूस की रात कहानी में जमींदारों के शोषण का चित्रण किया गया है। पूस की रात एक साहसी और परिश्रमी किसान की कहानी है। पूस की रात कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता, विवशता और आर्थिक दुरावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। पूस की रात कहानी में ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब हमें मूल संवेदना क्या है पूस की रात की, उसके विषय में सही कथन छांटना है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पूस की रात कहानी में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। शुरुआत ही किसानों की ऋणग्रस्तता के संकेत से होती है, क्योंकि सहना घर पर ऋण की जो रकम है वो लेने के लिए आता है और किस तरह से विवश होता है किसान के अपने कंबल के लिए जमा किए हुए पैसे भी उसे ऋण के रूप में देने पड़ते हैं। यानी उसके पास इतना भी व्यवस्था नहीं है कि वो सर्दी से बचने के लिए एक कंबल तक खरीद सके। आर्थिक दुरावस्था का मार्मिक चित्रण है। पूरी कहानी में केवल यही बात है, किसानों की ऋणग्रस्तता, हल्कू के माध्यम से विवशता और आर्थिक दुरावस्था का चित्रण है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। आगे चलें। खेत की दुर्दशा देखकर भी हल्कू क्यों प्रसन्न था? अब देखिए, प्रसंग आपने कहानी पढ़ी होगी। यह होता है कि कहानी के अंत तक आते हैं हल्कू बहुत पूस की रात है, पौष माह की रात है, बहुत कड़ाके की सर्दी है और उसके पास कंबल भी नहीं है। जबरा को वो अपने से चिपका करके खेत में सोया है
कड़ाके की सर्दी में और उस सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन नील गाय आकर उसका पूरा का पूरा खेत चौपट कर देती है। और जब खेत की दुर्दशा देखता है तब उसे दुखी होने की बजाय हल्कू प्रसन्न होता है। उस घटना पर आधारित है ये प्रश्न कि हल्कू आखिर प्रसन्न क्यों हुआ। उसे दुखी होना चाहिए था क्योंकि उसका इतना नुकसान हो गया है, तो उसका कारण हमें बताना है। ए, क्योंकि वह खेत उसका अपना नहीं था। बी, उसे खेती करना पसंद नहीं था। सी, उसे जमींदार से बदला लेने का अवसर मिल गया था। डी, अब उसे पूस की रात के ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कितनी विवशता है कि जब एक व्यक्ति, एक किसान इतना गरीब है, इतना निर्धन है, ऋणग्रस्त है कि वो अपने लिए एक सर्दी से बचने के लिए कंबल की भी व्यवस्था नहीं कर सकता, लेकिन उसकी विवशता है कि उसे खेत में सर्दी को सहते हुए सोना ही पड़ेगा ताकि वो अपने खेत की रखवाली कर सके। जब खेत ही नहीं रहेगा, खेत बिल्कुल उजड़ चुका है, तो उसे प्रसन्नता इस बात की है कि अब उसे पूस की रात की ठंड में वहां सोना नहीं पड़ेगा। यानी वो विवशता इतनी हावी है उसके व्यक्तित्व पर कि वो ये भूल जाता है, ये ध्यान में नहीं आता कि इस दुर्दशा, खेत की दुर्दशा होने से उसका कितना नुकसान हुआ है, बल्कि वो बात ध्यान में आती है कि अब उसे वहां जाना नहीं पड़ेगा खेत पर सोने के लिए, और ये उसके लिए आनंद का विषय बन जाता है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, यह एक गांव की कहानी है, यह एक नाट्य शिल्प में रचित कहानी है, इस कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व के शोषित गांव का चित्रण है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आंसर हुआ डी। पटाक्षेप नहीं होगा जो कहानी है दोस्तों, वो हेतु भारद्वाज के द्वारा रचित कहानी है, और उन्होंने कहानी का प्रारंभ जब किया है तो उसमें इन 3 बिंदुओं की चर्चा की है। किस कहानी में कोई पात्र नहीं है, यह एक गांव की कहानी है, क्योंकि पात्र के नाम पर, पात्र ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पात्र नहीं है, पात्र हैं, लेकिन प्रमुख पात्र गांव है और उसका राजनीतिक दांवपेच है। गांव की कहानी है, और ये नाट्य शिल्प में, जैसे नाटक में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, फलागम आदि, नित्याप्ति आदि, वो सारे शिल्प में रचित हैं, और लेखक ने कहानी को नाटक की अवस्थाओं के आधार पर ही भागों में विभक्त किया है। इसलिए उन्होंने स्वयं लिखा है कि नाट्य शिल्प में रचित कहानी है। लेकिन इस कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व के शोषित गांव का चित्रण नहीं है, बल्कि इस कहानी में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता से पहले गांव में जो शोषण का दृश्य था, स्वतंत्रता के बाद उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रजातंत्र के नाम पर जो नाटक स्वतंत्रता से पहले चलता था, वही नाटक शोषण का अब भी चुनावों की आड़ में चलता है। यानी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। तो स्वतंत्रता से पूर्व का शोषित गांव नहीं, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के शोषित गांव का यहां चित्रण किया गया है। अब देखते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य। कहानी की पंक्तियां हैं, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के शोषित गांव का चित्रण है। कहानी की पंक्तियां हटा देंगे। 1990 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कहानी, नाट्य शिल्प में लिखी गई है। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। प्रजातंत्र के छद्मवेश में, यानी प्रजातंत्र की आड़ में, सत्ता का लालच, तानाशाही आदि का जो नाटक है गांव में चलता है, हमारे भारतीय गांव में, उसकी जीवंत और यथार्थ प्रस्तुति इस कहानी में की गई है। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का शोषित गांव का चित्रण है। दूसरी बात, 1990 में यह कहानी प्रकाशित हुई और हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका शिल्प नाट्य शिल्प है, और इसमें प्रजातंत्र की आड़ में सत्ता का लालच और तानाशाही का जो खेल खेला जाता है हमारे गांव में, उसकी यथार्थ और जीवंत प्रस्तुति की गई है। आगे चलते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा में यह कथन किसने किससे कहा? यह मत सोचना कि वे जीत गए हैं तो वे सुरक्षित हैं, वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार चुनौती दी है। दलित वर्ग का व्यक्ति के लोग संगठित होकर जब चुनौती देते हैं, उस संबंध में यह कथन है। ए, सुमेरा पंडित ने बलबीर से, बी, महेंद्र ने राम सिंह से, सी, बलबीर ने फगना से, और डी, रणवीर सिंह ने इतवारी से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बलबीर ने फगना से कहा है कि यह मत सोचना कि वे जीत गए हैं, यानी जो सवर्ण वर्ग के, जो जमींदार वर्ग के लोग हैं, वे जीत गए हैं तो वे सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके मन में यह डर है, क्योंकि अब तक दलित वर्ग के, निम्न वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन चुनाव में खड़े होकर अब हम लोगों ने, हमारे वर्ग ने उनको चुनौती दी है। इसलिए यह कथन किसने कहा? बलबीर ने फगना से कहा। तो आंसर हुआ सी।
पटाक्षेप नहीं होगा कहानी निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस, चांद, सारिका, धर्मयुग। अभी अभी हमने चर्चा की, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए, 1990 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसको हम अभी पढ़ चुके एक प्रश्न के अंतर्गत। आगे चलते हैं। विजयदान देथा के विषय में असंगत कथन छांटिए। विजयदान देथा ने राजस्थानी भाषा में लिखा, यानी जो भी साहित्य विजयदान देथा ने लिखा वो राजस्थानी भाषा में लिखा था, हिंदी में नहीं, जिसमें से अधिकांश को उनके पुत्र कैलाश कबीर ने हिंदी में अनुदित किया, ये कथन। दूसरा, विजयदान देथा ने सन 1961 में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। 1950-51 में विजयदान देथा ने सारिका पत्रिका का संपादन किया। 1949 से 1952 के मध्य इन्होंने यानी विजयदान देथा ने ज्वाला साप्ताहिक पत्र में स्तंभ लेखन का भी काम किया। हमको विजयदान देथा के विषय में असंगत कथन छांटना है और असंगत कथन है सी, क्योंकि 1950-51 में विजयदान देथा ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया। सारिका पत्रिका से वे कभी नहीं जुड़े, बल्कि उन्होंने ज्वाला नामक साप्ताहिक में स्तंभ लेखन का काम अवश्य किया 1949 से 1952 के बीच। शेष तीनों कथन सही हैं कि उन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा और उनके पुत्र कैलाश कबीर ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। विजयदान देथा ने 1961 में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की, यह कथन भी बिल्कुल सही है, और स्तंभ लेखन की बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, यानी यही असंगत कथन है। आगे चलते हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है सामंती जीवन की विलासिता का चित्रण, सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य, राजा की अयोग्यता का वर्णन, राजा द्वारा प्रजा के शोषण का चित्रण। तो मूल कथ्य उजाले के मुसाहिब जो कि विजयदान देथा की कहानी है, उसके विषय में सही कथन है सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य। क्योंकि इस कहानी में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि एक राजा है जो कि बिल्कुल अक्ल से पैदल है, यानी बिल्कुल बुद्धिहीन है, लेकिन उसके जो 9 रत्न हैं और उसके इर्द गिर्द के जो मुसाहिब हैं यानी जो कर्मचारी हैं, वे सब उसको हमेशा झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं और उसके आदेश को, और उनकी मानसिकता इतनी गुलामी करने की है कि जो भी राजा आदेश देता है उस पर बिना विचार किए उसका पालन करते हैं। जब अंधेरे को मिटाने के लिए जो जो उपाय राजा आदेश देता है उसका पालन सारी की सारी प्रजा करती है, कोई भी उस पर तर्क नहीं करता। तो इस तरह की जो गुलाम मानसिकता है उस पर यहां पर व्यंग्य किया गया है। तो आंसर हुआ बी। अब स्मरणीय बिंदु है लोक कथा। पहली बात, उजाले के मुसाहिब किस शिल्प में, जैसे पटाक्षेप नहीं होगा, नाट्य शिल्प में रचित कहानी है, उसी तरह से उजाले के मुसाहिब लोक कथा शिल्प में रचित कहानी है, इसे भूलना नहीं है। फिर चकवा चकवी के माध्यम से, प्रारंभ में चकवा और चकवी के बीच संवाद से कहानी शुरू होती है, कहानी का ताना बाना बुना गया है। कहानी में 2 संकेत हैं, वो 2 संकेत मूल संवेदना से संबंधित हैं, तो इनको आपको भूलना नहीं है। पहली बात क्या है कि सामंती व्यवस्था में, जब सामंतवादी व्यवस्था होती है, राजा और सामंत आदि के द्वारा शासन चलता है, तो राजा के समक्ष किसी को सोचने और उसकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, सामंती व्यवस्था ने हमेशा आम जन को अंधकार में रखा है ताकि उनका शासन सुरक्षित रहे। 2 बातों की ओर इस कहानी के माध्यम से संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, राजा ने अंधियारा हटाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं किया? अंधियारा उलीचने का, उलीचना मतलब बाहर फेंकना, उछालकर हाथ से या किसी पात्र से बाहर फेंकना। अंधेरा पोतने का, सी अंधेरे पर प्रहार करने का, या डी अंधेरे को जलाने का। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंधेरे को अलग अलग पात्रों से राजा ने आदेश दिया कि सबको, क्योंकि उनके राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी संत पुरुष पधारे और उन्होंने कहा जब तक इस राज्य से अंधेरा नहीं हटेगा तब तक मैं यहां नहीं आऊंगा, अंधेरा हटने के बाद ही मैं आऊंगा। और उनका अंधेरे से तात्पर्य था अज्ञानता के अंधकार से, जो कि गुलामी की मानसिकता के कारण वहां व्याप्त था। लेकिन उसे साधारण रूप में ग्रहण किया राजा ने, क्योंकि राजा बुद्धिहीन था, और उसने आदेश दिया कि पहले विचार विमर्श किया और उसके बाद उसने कहा कि जब भी हम कोई चीज खाली करते हैं तो उसको अलग पात्र में भरकर उसे बाहर फेंकते हैं, तो उलीचने से वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो हम अंधेरे को उलीचने का काम करें। तो उलीचने का काम सारी प्रजा रात भर करती रही। सुबह सूर्योदय हो गया तो राजा ने सोचा कि अंधेरा गायब हो गया है, तो अंधेरा उलीचने का काम किया गया। फिर अंधेरा पोतने का काम, दूसरा उपाय, जब अंधेरा नहीं हटा उलीचने से तो अंधेरा पोतने का काम। अंधेरा पोतना, जैसे हम काली दीवार पर सफेद कलई पोतते हैं तो उससे उजाला हो जाता है, तो अंधेरे को पोतने के लिए काम किया गया।
उसके बाद अंधेरे को जलाने का, जब हम चूल्हा जलाते हैं तो अंधकार दूर होता है, प्रकाश होता है, इसलिए मशाल लेकर अंधेरे को जलाने का काम किया गया। तो ये तीनों उपाय अंधेरे को दूर करने के लिए राजा ने किए, लेकिन अंधेरे पर प्रहार करने का काम उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। बी, इसकी कथा का आधार अश्वघोष रचित सौंदरनंद काव्य है। सी, इसकी कथावस्तु 3 अंकों में विभाजित है। और डी, अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लहरों के राजहंस में 3 अंक हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन अंकों का दृश्यों में विभाजन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब बात यह आती है कि यह कथन भी सही है कि इस कथा का आधार अश्वघोष का सौंदरनंद काव्य है, क्योंकि अश्वघोष संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने सौंदरनंद नामक काव्य लिखा जो सुंदरी और नंद की कथा पर आधारित है, और उसी पर आधारित कर लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश ने लिखा है। और इसमें जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की जो पीड़ा है, प्रेय क्या होता है जीवन का, जो हमको प्रिय लगता है वो प्रेय है, और जो श्रेय जो कल्याणकारी है वो, उसके बीच हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसे करें, या जो लोगों के लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए कल्याणकारी है, उसे करें। इसके चुनाव करने में जिस पीड़ा, जिस अंतर्द्वंद्व को झेलना पड़ता है, वो उसको केंद्र में रखकर मोहन राकेश ने इस नाटक की रचना की है। तो ये 3 कथन सही हैं, ये कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब स्मरणीय बिंदु है, आपको ध्यान रखना है, लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश का 1963 में प्रकाशित हुआ, और यह नाटक अपने मूल रूप में प्रारंभिक अवस्था में नाटक के रूप में नहीं लिखा गया था। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। सबसे पहले एक कहानी लिखी मोहन राकेश ने, जिसको शीर्षक दिया अनाम ऐतिहासिक कहानी। उस कहानी को उसकी विषय वस्तु भी यही थी, और उस कहानी के बाद वो उनको संतुष्टि नहीं मिली, और उसके बाद उन्होंने एक रेडियो रूपक लिखा, यानी रेडियो पर प्रसारित किया जाने वाला नाटक लिखा, जिसका नाम था सुंदरी। विषय वस्तु वही रही, लेकिन रूपांतरण हो गया। तीसरे चरण में आकर उन्होंने एक एकांकी लिखी इसी विषय वस्तु पर आधारित, जिसका शीर्षक रखा रात बीतने तक। और चौथे चरण में आकर उन्होंने इसी विषय वस्तु पर आधारित लहरों के राजहंस नाटक लिखा, जिससे उन्हें पूर्ण संतुष्टि हुई कि जिस तरह की रचना वो प्रस्तुत करना चाहते थे वो लहरों के राजहंस के रूप में सामने आई। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस नाटक में यह कथन किसने किससे कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों ये। सुंदरी ने अलका से, अलका ने सुंदरी से, सुंदरी ने नंद से, या नंद ने सुंदरी से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुंदरी ने यह कथन अलका, उसकी जो सखी है, उससे कहा है। सुंदरी नंद की पत्नी है और नाटक की नायिका है। तो आंसर हुआ ए। देवी यशोधरा जिस दिन भिक्षु बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने जा रही हैं, उस दिन वो सुंदरी जो है कामोत्सव का आयोजन करती है, और उसकी व्यवस्था करते दौरान वो अलका से ये बात कहती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। आगे चलते हैं। लहरों के राजहंस नाटक की मूल संवेदना संबंधित है गौतम बुद्ध के संसार से विरक्त होने से, नंद और बुद्ध के वैचारिक मतभेद से, प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय के प्रतिपादन से। प्रवृत्ति यानी संसार में रमना, निवृत्ति यानी संसार से विरक्त होना। जीवन में प्रवृत्ति पर निवृत्ति और निवृत्ति पर प्रवृत्ति के हावी होने से उत्पन्न पीड़ा बोध की अभिव्यक्ति से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीवन में प्रवृत्ति, जब हम भोग विलासपूर्ण, सुख सुविधापूर्ण सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो, निवृत्ति हावी हो जाए, और जब हम निवृत्त हैं तब हम पर प्रवृत्ति यानी संसार में रमने का भाव उत्पन्न हो। इन दोनों द्वंद्वों के, प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व में पिसकर जो पीड़ा उत्पन्न होती है व्यक्ति के हृदय में, उसकी अभिव्यक्ति ही नाटक की मूल संवेदना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, ये खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र का रचित जो उपन्यास है उस पर आधारित प्रश्न है। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, यह पंक्ति खून का टीका उपन्यास में किसने कही? तो गुल मत का मतलब होता है फूल। ए अलाउद्दीन खिलजी,
बी अरि सिंह, सी मालदेव या डी मोहम्मद? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन उसके चित्तौड़ विजय करने से पहले ही रानी पद्मिनी अन्य सभी स्त्रियों के साथ जौहर कर लेती हैं। तब वो ये बात कहता है कि गुल के वास्ते, यानी मैं फूल लेने आया था लेकिन मुझे खार भी नहीं मिला, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का, इसका उत्तर हुआ ए। आगे चलते हैं। किसके खून का टीका लगाकर हम्मीर को राणा घोषित किया गया? शेरा का, अरि सिंह का, मूंजा बालेचा का या अनंग सिंह का? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूंजा बालेचा के खून का टीका लगाकर हम्मीर को राणा घोषित किया गया। आपको एक पात्रों का नाम बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। राणा लाखा हैं, उनके पुत्र हैं दो, अजय सिंह और अरि सिंह, और अरि सिंह और चंदानी राजपूत युवती के पुत्र हैं राणा हम्मीर, जिनको के अंत में चित्तौड़ को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। तो मूंजा बालेचा के खून का टीका, मूंजा बालेचा जो है वो सबसे ज्यादा पीड़ित कर रहा था, पीड़ा का कारण बना हुआ था इस वंश के लिए, तो इसीलिए उसके खून का टीका लगाकर उन्हें राणा घोषित किया गया। आंसर हुआ सी। अब स्मरणीय बिंदु क्या है? नायक कौन है खून का टीका के? नायक हैं राणा हम्मीर। ये कौन है? इनका परिचय है अरि सिंह और चंदानी राजपूत युवती के पुत्र। अरि सिंह कौन है? मैंने आपको बताया, राणा लाखा के पुत्र हैं। मूंजा बालेचा कौन है जिसका जिक्र आया? झील और धाड़ेती के सरदार हैं, ये क्षेत्रों के नाम है। जो अजय सिंह यानी राणा हम्मीर के जो चाचा हैं, उनके लिए समस्या बने हुए हैं। अजय सिंह हम्मीर के चाचा हैं और लाखा के दूसरे पुत्र हैं। इस बात को आपको, इन पात्रों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। उपन्यास की पंक्तियां। हम्मीर को मूंजा बालेचा के खून का टीका लगाकर राणा घोषित किया गया। हम्मीर द्वारा मूंजा का वध किया गया तथा उसके पश्चात उसी के खून का टीका लगाकर चित्तौड़ का राणा घोषित किया गया। यह बात यहां उपन्यास में स्वयं लेखक ने प्रस्तुत की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चित्तौड़ विजय के लिए राणा हम्मीर ने क्या योजना बनाई? असहयोग की, गुरिल्ला युद्ध की, रानी के माध्यम से अपना प्रबल प्रभाव बढ़ाने की, रानी और कामदार के जरिए मुख्य द्वारपालों को उत्कोच देकर अपने पक्ष में करने की? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बहुत बड़ा राजनीतिक कुचक्र खेला गया था मालदेव के द्वारा। मालदेव के अधिकार में था चित्तौड़ और हम्मीर उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे चित्तौड़ को, क्योंकि चित्तौड़ पर उनका वंशानुगत अधिकार था। तो उनके जो चाचा थे अजय सिंह, उन्होंने चित्तौड़ की प्राप्ति के लिए असहयोग की नीति अपनाई। लेकिन राव मालदेव ने क्या किया? राव मालदेव ने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण दिया राणा हम्मीर के दरबार में। हालांकि हम्मीर को यह शक हो गया था, संदेह हो गया था कि यह जरूर कोई ना कोई जालसाजी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को, इसको संबंध को स्वीकार किया और वहां जाकर उन्हें पता, वो उनके वध करने की योजना थी विवाह के पर, लेकिन वे क्योंकि अपना पूरी सेना लेकर गए थे, इसलिए मालदेव उनका वध नहीं कर सके और विवश होकर उन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। और पुत्री के विधवा होने की अफवाह भी वहां झूठी उड़ाई गई। रानी के कहने पर, यानी जिससे विवाह तय हुआ राणा हम्मीर का, उनके कहने पर हम्मीर ने वहां का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था जो धुरी था राव मालदेव के राज्य की, मौजी कामदार, उसको दहेज में मांग लिया और उसी से मिलकर के उन्होंने चित्तौड़ के द्वारपालों को उत्कोच यानी रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने की योजना बनाई, ताकि फिर से वो अपने अधिकार में चित्तौड़ को कर सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सभी गद्य की रचनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की, उन पर चर्चा की और उन प्रश्नों के जरिए उन गद्य की रचनाओं के मूल कथ्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी अपनी स्मृति में ताजा रखने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसकी योजना उसी तरीके से बनाई गई है ताकि आपकी परीक्षा के लिए यह उपयोगी साबित हो सके। एक और बात दोस्तों, कि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या हम टेस्ट सीरीज अभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज अभी भी ले सकते हैं और टेस्ट में एक बार टेस्ट सीरीज लेने के बाद आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी उनको कितनी भी बार उन टेस्ट को देकर अपना विषय वस्तु पर
पकड़ मजबूत कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और जो पुराने टेस्ट हैं उनको भी दे सकते हैं, और जो आगे अपलोड किए जाएंगे उनको भी दे सकते हैं। अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करें, जी जान से जुट जाएं, ताकि सफलता आपके कदमों में हो। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।